करंट की अब तक हमने बात की थी। तो डायरेक्ट करंट में हमें क्या मिल रहा था यार कि पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव पे जा रहा था, ठीक है। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को देखें तो बच्चों बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करते हैं हमारे? हमारे नेगेटिव से चलेंगे और किधर जाएंगे? पॉजिटिव। तो ये कब हो रहा था? जब हमारा करंट क्या था? डायरेक्ट करंट, डीसी। अरे डायरेक्शन सेम रहेगा मोशन ऑफ करंट का। करंट का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज ना। करंट का मतलब क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो फ्लो ऑफ चार्ज है, अगर वो कांस्टेंट एक ही डायरेक्शन में, तभी तो बोलेंगे कि करंट एक डायरेक्शन में। देखो एक सर्किट में हमने क्या बोला, चलो अब मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा ही लेता हूँ ताकि थोड़ा मन को तसल्ली मिल जाए कि हाँ सर्किट पूरा है, ठीक है। नहीं तो पढ़ तो हम वैसे भी सकते थे, ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बेटा ये जो पूरा सर्किट जो कंप्लीट करके इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ना, ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब आपका करंट कौन सा है? डायरेक्ट करंट, या फिर एक गिवन डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर ये बैटरी की जगह मैं अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट लगा दूं, अल्टरनेटिंग सोर्स मतलब उसमें हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता रहेगा, फ्रीक्वेंसी होगी उसकी चेंज होने की, लेकिन विद अ गिवन फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन ऑफ करंट आपका क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। तो उस केस में फिर हम क्या बोलेंगे? क्या इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पूरा सर्किट कंप्लीट कर पाएंगे? नो सर। उस केस में क्या होगा? देखो उस केस का एक और सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं इससे ऊपर। यहाँ पे बैटरी की जगह मैं लगाता हूँ ऐसा एक सोर्स होता है, अभी बताएंगे इसको कैसे ड्रॉ करना है। ये बैटरी की जगह ना मैं एक ऐसा सोर्स लगा रहा हूँ जिसमें ना बीच में ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या ड्रॉ किया बच्चे? ये अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, एसी सोर्स, ठीक है। एसी सोर्स का मतलब क्या है कि ये देखो साइनोसॉइडल वेव है, ऐसे होता है ना, साइन का ग्राफ होता है ना ऐसा। यस सर। तो ये वही साइनोसॉइडल वेव ड्रॉ कर रखी है हमने, क्योंकि जनरली एसी जो होता है वो साइन फंक्शन की फॉर्म में वेरी करता है, इसलिए जो सिंबल में भी ये साइनोसॉइडल वेव है, ठीक है। तो इसको ये नहीं समझेंगे कि ये सर ये अजीब सा क्यों हो गया, कुछ नहीं है, साइन फंक्शन ड्रॉ कर रखा है उसके बीच में, दिखाने के लिए कि करंट का जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदलता जाएगा समय के साथ, ठीक है। तो ये बैटरी की जगह मेरा एसी सोर्स आ गया, राइट बच्चे। अब देखो इसके बाद वही अपना रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं सर्किट में, और इसके बाद सर्किट को पूरा कर देते हैं ऐसे। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा? क्या अब डायरेक्शन ऑफ करंट एक ही रहेगा कि बदलता रहेगा? सर बदलता रहेगा। रहेगा बच्चों। अब डायरेक्शन ऑफ करंट अगर बदलता रहेगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स एक ही गिवन डायरेक्शन में चलेंगे? यस सर। क्या सूंघ के बैठे हो भाई तुम लोग? अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलेंगे? अलग अलग डायरेक्शन में। तो अभी यस सर क्यों बोल रहे हो? डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज ना। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ही बदलता रहेगा तो फ्लो ऑफ चार्ज भी तो बदलता रहेगा। तो क्या बोल सकता हूँ मैं? इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने चलो ड्रॉ कर लिए कि भाई इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो करेंगे ही करेंगे ताकि करंट फ्लो करे, लेकिन क्या इनका कोई एक गिवन डायरेक्शन होगा? नो सर। तो फिर इनके साथ क्या होगा बताओ? सर रैंडमली चलेंगे। भाई ये देखो, कभी इलेक्ट्रॉन जो है ना कभी चलेगा ऐसे लेफ्ट की तरफ, और फिर थोड़े टाइम बाद यही इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ, लेफ्ट की, ऐसे एक ही जगह पे ना ये अपना कभी लेफ्ट में चलेंगे कभी राइट में। तो ऐसा होगा, देखो इसको ड्रॉ करें कि अगर मान लो करंट का डायरेक्शन, अब ये जो सोर्स है इस पे फोकस करो, मान लो ये सोर्स बोल रहा है कि भाई करंट का डायरेक्शन ये रहेगा, यानी कि राइट टू लेफ्ट है करंट, एक एट ए गिवन टाइम, एट टी इक्वल्स टू मान लो 0, करंट का डायरेक्शन ये है। तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या रहने वाला है बच्चों? राइट हैंड साइड। ऐसे रहेगा इनका ना, क्योंकि करंट से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे ये। समझ गए ना? यस सर। तो ये डायरेक्शन रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का एट टी इक्वल्स टू 0। फिर थोड़े टाइम बाद मान लो, थोड़े टाइम बाद ये करंट का डायरेक्शन बदल जाए, अपोजिट हो जाए, एट टी इक्वल्स टू मान लो 1 सेकेंड, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड ऐसा हो गया। तो फिर क्या होगा? फिर करंट, फिर इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन बदल कर क्या हो जाएगा? ऑपोजिट। अपोजिट। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करने वाले हैं? ये अपनी ही जगह पर ओसिलेट करते रहेंगे, अपनी जगह पर इधर उधर होते रहेंगे।
तो कोई एक फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होगा। तो अगर हम ड्रिफ्ट की बात करें, क्या ये ड्रिफ्ट करेंगे अपनी जगह से? थोड़े तो नो टाइम बाद, है ना, एवरेज उनका पोजीशन वही रहेगा, उसी फिक्स पोजीशन पे इधर उधर होते रहेंगे। तो ये यस डायरेक्ट करंट में तो आपके इलेक्ट्रॉन पूरा घूम फिर के जा रहे हैं, और इधर क्या हो रहा है, उधर ही लेफ्ट राइट कर रहे हैं। स्क्रीन नहीं दिख रही। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। तो कुछ स्क्रीन दिख जाएगी। एक सेकंड रुक जाओ, ये कनेक्ट हो गया दूसरे किसी से, अभी कर देते हैं, इसको फोन से कनेक्ट कर देता हूँ। अब दिख रही है बच्चों? अभी नहीं दिख रही? नो सर। नो सर। अब जैसे जैसे रात होती जाएगी ना, नेटवर्क यहाँ भी बेकार होता जाता है। ये देखो, अब दिख रही है ना? यस यस सर। यस सर तो देखो बेटा, ये जो हमारा केस था, ये था डायरेक्ट करंट का, कि डायरेक्शन ऑफ करंट आपका एक ही है और इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं, राइट। और अल्टरनेटिंग करंट में क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा वैसे वैसे डायरेक्शन आपका क्या होगा, बदलता जाएगा बदलता चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, नहीं है करंट का भी कोई डायरेक्शन नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ से आपको समझ आया कि एसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसे होगा और करंट का मोशन कैसे होगा। समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर अब एसी सोर्स क्या हो सकता है? कल हमने एक एसी सोर्स पढ़ा था लास्ट में, बिल्कुल, क्या था वो? एसी जनरेटर पढ़ाया था। यस 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 सर सर। फॉर्मूला क्या था? ई नॉट, ई नॉट साइन ई एन इज इक्वल टू ई नॉट, साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी हाँ, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ई नॉट क्या था? एन ए बी ओमेगा। ओमेगा ओमेगा। ओमेगा। तो वहां पे आपने नोटिस किया था कि भाई जो कॉइल थी वो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही थी। तो आपको वहां पता चला था ना कि फ्लक्स का डायरेक्शन बदलने से करंट का डायरेक्शन बदल जा रहा था। यस सर। तो वो क्या सोर्स था? वो आपका अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स था, कि डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स की वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट बदल जा रहा है। तो उसी प्रकार के सोर्स की वजह से ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कभी इधर मूव करेंगे, कभी उधर करेंगे, कभी इधर कभी उधर। तो ऐसे केस में क्या पावर ट्रांसमिट हो पाएगी? नो नो सर। देखो, यहाँ तो आपको समझ आता है भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो अपने साथ एनर्जी ले जा रहे हैं और वो पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, है ना। क्या इसमें होगा? यस सर नहीं सर इसमें नहीं होगा एसी वाले में क्यों नहीं होगा भाई? अच्छा मुझे बताओ, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स, वायर का तो हम रेजिस्टेंस, ब्लू कलर की वायर आपको दिखाई दे रही है, उसका तो हम रेजिस्टेंस 0 मान के चलते हैं। समझ गए ये बात? तो ये तो समझ आया ना कि यस यस सर। अब तक हमने यही पढ़ा है। खाली रेजिस्टेंस रहेगा इस रेड कलर के रेजिस्टेंस में। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को पूरा ऐसे ड्रॉ कर लूं, जैसे हम पहले वो ड्रॉ करते थे ना पूरा, कि भाई ये एक मेटालिक रेजिस्टेंस वायर है, ऐसे तरीके से, जिसमें हम अभी ड्रॉ करेंगे वो क्या बोलते हैं, इसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे। मान लो इसके एटम्स है अंदर। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घुस गए हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे? जब चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स अपना डायरेक्शन बदलते रहे मोशन का, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन से क्या कोलिजन पे फर्क पड़ रहा है? यस सर। भाई कोलिजन, देखो एक बात था, कोलिजन तो डायरेक्शन चाहे किधर भी हो, मान लो इधर आया तो भी कोलाइड हो सकता है, इधर जाएगा तो भी कोलाइड हो सकता है। तो यस सर कोलिजन्स तो होंगे ही ना। यस सर। यस यस सर सर। आप सोचो, आप भीड़ में फंसे हुए हो, ठीक है, और भीड़ में ऐसा थोड़ी कि एक डायरेक्शन में चल रहे हो तो धक्का मुक्की हो रही, दूसरे में चल रहे तो नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, हजारों लोग खड़े हैं, और आपको वहां से भाग के निकलना है। तो आप क्या, टक्कर तो हर किसी भी डायरेक्शन में जाओ टक्कर तो आपकी लगेगी ना, कोलिजन तो होगा ही ना जो लोग खड़े हुए हैं उनके साथ। यस सर। चाहे चाहे आप इधर भागो चाहे उधर भागो, चाहे हर टाइम डायरेक्शन बदलते रहो, आप कोलाइड तो करोगे ही भीड़ के अंदर, अगर लोग खड़े हुए हैं तो। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो वही लोग हैं जो खड़े हुए हैं,
है ना। और आप एटम्स जो है ना रेड कलर के, वो लोग हैं जो खड़े हुए हैं, और आप हो इलेक्ट्रॉन, तो आप किधर भी भगोगे तो आपका क्या होना है, आपका कोलिजन तो होगा ही। और कोलिजन ही रिस्पॉन्सिबल किसके लिए था, एनर्जी कंजम्पशन के लिए या पावर कंजम्पशन के लिए, हीट डिसिपेशन के लिए। Yes, sir. समझे, ये बात समझ आई कि नहीं Yes, आई। sir. Yes, sir. तो पावर Sir. कंज्यूम होगी कि नहीं होगी, होगी। होगी sir. क्या ये रजिस्टर हीट करेगा कि नहीं करेगा। करेगा sir. करेगा सर। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो घर में पावर सोर्स एनर्जी आती है वो कौन सी होती है, एसी होती है कि डीसी होती है। So AC or DC? अरे पागल बुद्धू लोगों, सुनो, आप अपना फोन चार्ज करते हो तो सीधा प्लग में लगा देते हो कि बीच में चार्जर लगाना पड़ता है। Sir, चार्जर लगाना लगाना पड़ता है। चार्जर क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि जो पावर आ रही थी वो एसी थी, और फोन को कौन सी चाहिए होती है, डीसी चाहिए होती है। फोन में बैटरी लगी होती है तो उसको चार्ज करने के लिए डीसी वोल्टेज चाहिए होता है, और जो पावर आ रही थी वो कौन सी थी, एसी थी। तो जो हमारे घरों में प्लग में जो पावर होती है ना, जो इलेक्ट्रिकल पावर, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। अब उस अल्टरनेटिंग करंट में क्या आपने बल्ब जलता हुआ देखा है, जो पीले रंग का बल्ब आता था पहले, Yes sir. Yes, sir. तो वो हीट होता है ना यार, उससे चलता तो है ना, वो गर्म भी होता है, लाइट भी देता है। तो वो इसलिए ही तो हो रहा है क्योंकि उसके अंदर कोलिजन्स हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, और वहां पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन चाहे हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट बदलता रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन एनर्जी कंजम्पशन होगा ही होगा। और क्यों होगा, क्योंकि देख लो ये एटम्स की भीड़ थी, अब इलेक्ट्रॉन चाहे लेफ्ट में भगे चाहे राइट में, कोलिजन तो होगा ही, है ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि भाई पावर ट्रांसमिट हो सकती है, एनर्जी कंजम्पशन भी हो सकता है, बस डायरेक्शन ऑफ करंट बदलता रहेगा। तो यहाँ से आपको बेसिक आइडिया लग गया कि अल्टरनेटिंग करंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतनी Yes, बात sir. समझ आई तो हम आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर्क्स ऑन द डायरेक्ट करंट। बिल्कुल, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस डायरेक्ट करंट पे काम करते हैं। डाउट पूछा किसी बच्चे ने, उनको बताया मैंने भाई। ठीक है, चलिए चलो बेटा आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. अब बात करते हैं, देखो रजिस्टर के बारे में हमने जान लिया, रजिस्टर के अंदर क्या होते हैं, एटम्स इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, सब होता है। अब हम क्या करेंगे, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर मतलब क्या है कि एसी पावर सोर्स को हमने क्या कर दिया, किसी रजिस्टर से जोड़ दिया। कहाँ जोड़ा, ठीक ऐसे ही जो अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया, यहाँ एसी पावर सोर्स था, एक रजिस्टर से जोड़ा, और रजिस्टर का इंटरनल डायग्राम आपको यहाँ पता चल रहा है कि भाई क्या होता है उसके अंदर। समझ आया ना। अब इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे पढ़ेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर। ठीक है, ये हेडिंग डाल लो। अब इस एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उसका बेसिक इंट्रो मैंने आपको दे दिया है कि अल्टरनेटिंग होता क्या है। आप सबसे भी पूछूंगा मैं कि अल्टरनेटिंग करंट में आपको क्या समझ आया। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ प्योरली रजिस्टिव सर्किट। अभी देखो टाइप ऑफ सर्किट्स हम पढ़ेंगे पहले, है ना, फिर हमें आइडिया लगेगा कि प्योरली रजिस्टिव क्या होता है, प्योरली कैपेसिटिव क्या होता है, प्योरली इंडक्टिव क्या होता है ना। तो आपने बेसिक चीजें तो समझ चुके हो, अभी थोड़ा आइडिया दे दूंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, फिर पावर डेवलप्ड इन अ प्योरली रजिस्टिव सर्किट, की पावर कितना कंज्यूम होगा या कितना पावर डेवलप होगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज बाय फेजर्स। तो ये फेजर वाला डायग्राम हम कल स्टार्ट करेंगे, इससे पहले का हम आज कर लेंगे। एसी करंट और एसी वोल्टेज में एक चीज होती है फेज एंगल या फेज डायग्राम्स, तो वो हम थोड़ा कल स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर हम बेसिक आइडिया डेवलप कर पाए कि भाई एसी है क्या, तो वो हमारा आज का टारगेट है। ठीक है बच्चों, ओके। Yes sir. तो बिफोर प्रोसीडिंग आपको एक बेसिक चीज पूछ लेता हूँ, सब बच्चे ना छोटे छोटे सवाल पूछूंगा कंसेप्ट चेक के लिए, आप सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी चोंच खोल के आंसर देंगे। ठीक है, मुंह खुलेगा तो दिमाग भी खुलेगा। सही बात है, सही बात है कि नहीं है। Yes. Yes sir. Yes, sir. देखो ऐसे चिड़िया चोंच खोलती है ना, तो हम लोग, मैं इसलिए बोल देता हूँ कि सब लोग अपनी चोंच खोल के, चिड़िया क्यूट होती है ना यार, इसलिए इसलिए बोल देता हूँ मैं। तो सब लोग मुंह खोल के एकदम बोलेंगे कि आंसर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए। आपको क्या रजिस्टर का पता है, व्हाट इज अ रेजिस्टेंस। Yes sir.
ठीक है। रेजिस्टेंस आपको पता है कि भाई ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, और ये क्या होता है कि वायर होती है जिसके अंदर रजिस्टिविटी होगी, और इसका हम फॉर्मूला क्या लगाते थे, R इज इक्वल टू रो रो एल एल बाय बाई। ए। ठीक है। रेजिस्टेंस का रीजन क्या होता है, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स एंड आयंस, यही रीजन था। ये यस सर। यस सर। रजिस्टिविटी की वजह से ही रेजिस्टेंस जन्म लेता है। तो ये तो आपका हो गया रजिस्टर। क्या रजिस्टर में पावर कंजम्पशन होता है? यस यस सर। भाई जब रजिस्टर के अक्रॉस आप बैटरी जोड़ते हो तो बैटरी के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इस रजिस्टर के थ्रू फ्लो करेंगे, वो अंदर कोलिजन्स करेंगे, और उन कोलिजन की वजह से एनर्जी डिसिपेट होगी, और वही एनर्जी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ गए? यस सर। ठीक है। फिर आपको सर ने पढ़ाया होगा, जब मैं छुट्टी पे था सर ने आपको कैपेसिटर पढ़ाया होगा। यस सर। यस सर। तो कैपेसिटर ऐसा कुछ होता है ना, ये किस चीज का डायग्राम है, कौन से कैपेसिटर का डायग्राम है ये? पैरेलल प्लेट। पैरेलल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है बच्चों, कि ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है। अब ये अगर बैटरी से जुड़े तो क्या होगा कि एक होता है चार्ज डेंसिटी नाम का, आपने कोई चीज सुनी होगी कि भाई चार्ज यस सर। है बैटरी से फ्लो करेगा, और क्या होने वाला है कि यहाँ पे जैसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसके इक्विवेलेंट इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये ऐसे अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर जब बैटरी के द्वारा प्रोवाइड करेंगे पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, तब ये चार्ज फुल्ली चार्ज माना जाएगा, है ना। उस समय दोनों अब एक दूसरे को काट देंगे, और उस समय कैपेसिटर के ऊपर क्या होने वाला है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो इस तरीके के सर्किट को क्या बोलते हैं, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर बैटरी के साथ केवल और केवल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था तो उसको क्या बोलते, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। रजिस्टिव। केवल और केवल रजिस्टर जुड़े हुए है इसलिए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और थर्ड क्या था, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक और डिवाइस मैं आपको पढ़ा रहा था, वो क्या था बच्चे, कॉइल, है ना, सोलिनोइडल कॉइल। ये हेलिक्स की फॉर्म में होती है ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, इंडक्टर। और अगर इस पे बैटरी जुड़ी है तो इसको क्या बोल रहे हैं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट या प्योरली इंडक्टर सर्किट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर 5 वोल्ट अगर जोड़ दिया तो क्या होगा बच्चों, इस केस में 3 चीजें बताई थी आपको मैंने, ओपन सर्किट, ट्रांजिएंट फेज एंड सैचुरेशन। तो ये तीनों चीज होंगी अगर कांस्टेंट करंट डायरेक्शन ऑफ करंट एक ही है। तो इंडक्टर थोड़ी देर के लिए तो इंडक्टर जैसे बिहेव करेगा, फिर बाद में इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ वायर, है ना। तो क्योंकि करंट चेंज होना जरूरी है, इंडक्टर का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करना, राइट। तो वो केवल और केवल तब तक पॉसिबल है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करना, जब तक कि इसमें करंट बदलता रहे। तो जो इंडक्टर है ना वो मोस्टली आपको एसी सर्किट्स में लगे हुए दिखाई देंगे, ठीक है। कभी कभी डीसी में मिलेंगे लेकिन मोस्टली एसी में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली रेजिस्टिव एंड प्योरली इंडक्टिव आपको समझ आ गए, ठीक है। अब हम जिक्र करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड टू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो हमें समझ आ गया क्या, कि भैया एक रेजिस्टेंस होगा और उस पर हम क्या लगाएंगे, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स लगाएंगे, जिसकी वोल्टेज या करंट बदलता रहे, है ना। बदलता रहेगा मतलब क्या है, साइन ऑफ द करंट, या पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसा होता रहे, तब उसको बोलेंगे कि भैया ये डायरेक्शन बदल रहा है करंट का, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रहा है। अगर मैग्नीट्यूड खाली चेंज होगा तो डायरेक्शन थोड़ी बदलेगा, उससे उससे तो केवल अभी बताएंगे इस चीज के बारे में। तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जान लेंगे एसी। एसी में बता चुका आपको होता है क्या है एसी। डायरेक्ट करंट आपको बताया, ठीक है बेटा, दो होते हैं टाइप्स ऑफ करंट में, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग। डायरेक्ट अभी आपको बता दिया, करंट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे निप्पो का सेल आप देखते हो तो पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव हमेशा नेगेटिव रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो ये आपको फिक्स पता है कि भैया डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और करंट की होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसे को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अल्टरनेटिंग की। तो अल्टरनेटिंग अभी आपको बताया कि साइनोसॉइडल फॉर्म से ऐसे ड्रॉ करके बता देते हैं। इसका मतलब क्या होगा भैया, करंट का डायरेक्शन एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब क्या होगा कि करंट तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव ही फ्लो करेगा, बट वो टर्मिनल बदलते चले जाएंगे, कभी एक पॉजिटिव हो गया दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव होगा, तो इसलिए डायरेक्शन हमेशा
बदलता रहेगा और इनको छोटे छोटे बिंदुओं को इलेक्ट्रॉन मान ले तो कभी ये फॉरवर्ड मूव करेंगे और कभी ये बैकवर्ड मूव करेंगे, बैकवर्ड। तो वहीं पे अपना हिलता डुलते रहेंगे, लेकिन एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सेटअप नहीं होगा, वो अपनी जगह पे मूव करते रहेंगे। तो ये आपको समझ आ गया, ठीक है। सिंबल भी आपको बता दिया, ये भी बता दिया कि जनरली अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन कर्व्स। अब देखो जनरली लिखा हुआ है, क्या हमेशा एसी करंट आपका साइन कर्व से रिप्रेजेंट होगा? नो सर। नो सर। सर। जनरली लिखने का मतलब है कि आम तौर पर अल्टरनेटिंग करंट आपका साइन कर्व से रिप्रेजेंट होगा। ये ऐसा क्यों बोला गया बच्चे? क्योंकि कल जब मैं आपको जनरेटर पढ़ा रहा था तो एसी जनरेटर के अंदर आपने देखा था ई नोट साइन ओमेगा टी आया था। वहां पे साइन कहाँ से आया था? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल। तो जो कॉइल रोटेट कर रही थी उसकी वजह से आपको साइन फंक्शन मिला था। और जनरली जब हम अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स होता है ना हमारा, वो रोटेशन ऑफ द शाफ्ट से ही हम उस एनर्जी बनाते हैं। चाहे आप टरबाइन ले लो, चाहे आप जनरेटर ले लो, डीजल जनरेटर, या आप विंड टरबाइन ले लो, जो भी लोगे तो क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है ना वहाँ पे, जहाँ भी एनर्जी बन रही है वहाँ रोटेशन हो रहा है, शाफ्ट रोटेट हो रही है, इस वजह से साइन फंक्शन आता है। इसलिए जनरली हम एसी को साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। पर क्या एसी की डेफिनेशन हमें ये बोलती है कि साइन होगा, साइन ही होगा? नो सर। भाई क्या एक और डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आपको, आप बताना क्या ये अल्टरनेटिंग करंट है? अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है कि साइन ऑफ द करंट यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बताना क्या ये अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगा? बताओ, यहाँ पे करंट है और यहाँ पे टाइम है, Yes. क्या टाइम Yes, के sir. साथ साथ डायरेक्शन बदल रही है? यस सर। यस सर। ये देखो, ये पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो समय बदलते बदलते कभी डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ, कभी नेगेटिव की तरफ, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे बदल रही है। तो क्या ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है? बिल्कुल है। यस। क्या ये यस। साइनोसॉइडल ग्राफ है? No, sir. नहीं। नो सर। तो इसलिए बोला गया कि जनरली आपका ऐसा होगा। एक और, चलो ये तो मैंने हाइपोथेटिकल बना दिया, एक थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं और फिर आपको एक प्रैक्टिकली थोड़ा सा एग्जांपल भी देता हूँ। क्या आपने इन्वर्टर से चलते हुए पंखे की आवाज सुनी है? यस यस सर। सर। तो कई बार कई इन्वर्टर ऐसे होते हैं जिन पे पंखा एकदम स्मूथली चलता है, पता ही नहीं चलता कि लाइट आ रही है कि गई हुई है। और कई इन्वर्टर होते हैं जिनमें पंखा काएं काएं करता है, सुना है यस सर। है ना? यस सर। ऐसे करता रहता है, टाएं 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 टाएं, सुना है ना ऐसा? यस वहाँ सर। पे यस सर। वहाँ पे ऐसे होता है। अब मुझे बताओ, क्या एक अल्टरनेटिंग करंट है? यस सर। Yes. क्यों है? यस सर। Direction. इसकी डायरेक्शन क्योंकि इसकी रिवर्स हो रही। डायरेक्शन बदल रही है। देखो यहाँ से इस गिवन टाइम के अंदर तो पॉजिटिव था, फिर अगले गिवन टाइम के अंदर क्या हो गया? नेगेटिव हो नेगेटिव। गया। में टाइम इंटरवल में फिर पॉजिटिव हो गया, फिर से नेगेटिव हो गया। तो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चलता जा रहा है। तो क्या हमेशा डायरेक्शन बदलता जा रहा है समय के साथ साथ? बिल्कुल बदल रहा है। यस सर। इस तरीके का ये जो अपना है ये भी अल्टरनेटिंग करंट है। बट ये कौन सा वाला हो गया? क्या ये साइन वेव है? नो नो सर। सर। तो आप स्क्वायर वेव, स्क्वायर्स दिख रहे हैं ना? यस। यस सर। अरे ये जो वेव है जो ये बन गई, ये क्या स्क्वायर नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है। दिख रहा है तो सर। इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव। तो जब इन्वर्टर भी आप बात करते हो ना, जिस जिस इन्वर्टर पे पंखा काएं काएं करता है वो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है, सस्ता भी आता है थोड़ा। और एक जो जिस पे बिंदास चलता है वो होता है साइन वेव इन्वर्टर। आप देखना है एड में भी बोलते हैं ल्यूमिनस का साइन वेव इन्वर्टर खरीदिए, ये खरीदिए, वो खरीदिए, है ना? तो साइन वेव का मतलब क्या है कि उसमें जो करंट होगा वो परफेक्टली एकदम साइनोसॉइडल वेव फॉलो करेगा। और जब साइनोसॉइडल फॉलो करेगा तो मतलब हमारा क्या है कि रोटेशन ऑफ शाफ्ट के साथ परफेक्टली करंट और वोल्टेज अलाइन कर जाएंगे, तो पंखे को झटके नहीं महसूस होंगे, पंखा एकदम स्मूथली चलेगा, है ना? तो आपको यस सर। तो आपको अब एसी का पता चला ना कि भाई एसी साइन वेव होना जरूरी है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। क्या एसी का मतलब साइन वेव ही है? नहीं। नो एसी का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? चेंज होगा, बस। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनमें से मोस्ट कॉमन है साइन वेव एंड स्क्वायर वेव। और भी हो सकते हैं, रैंडमली कुछ भी हो सकता है, बट डायरेक्शन बदले टाइम के साथ, बस वही काफी है ना? चलिए अब देखो बच्चों,
ये आ गया समझ? अब हमें समझ आ गया। अब देखो बच्चों, क्या ये वही फॉर्मूला है जो हमने जनरेटर के लिए पढ़ा था? ध्यान से देखो। Yes, sir. Yes, sir. जनरेटर का फॉर्मूला क्या था? ईएमएफ जनरेटेड इज इक्वल टू ई नॉट साइन Sin omega t. ओमेगा टी। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वोल्टेज के फॉर्म में लिख दिया। वोल्टेज और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है भाई? तुमने सेल पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। Yes, sir. क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड ईएमएफ? EMF मैक्सिमम वोल्टेज होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं EMF. ओके, और ये तो बहुत बहुत थोड़ा आपने वैसी डेफिनेशन बता दी हल्की। थोड़ा डीप डेफिनेशन बताओ। मैंने भी बताया आपको ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में क्या डिफरेंस है। जब सेल है बेटा, अगर सेल या बैटरी के अंदर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लगाया हुआ तो उस समय ईएमएफ मिलेगा कि वोल्टेज मिलेगी? EMF. ईएमएफ मिलेगा। ठीक है, और अब तुम्हें कुछ याद आया? चलो छोड़ो। चलो मान लो तुमने बैटरी पे एक थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ, फिर तुम मुझे बताना, होपफुली आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ये बैटरी है। ठीक है बेटा, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका एक नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है जी। Yes, sir. ठीक है, ये है ओपन सर्किट। बैटरी में बाहर कुछ नहीं जुड़ा हुआ, तो इसके ऊपर ईएमएफ है, रीडिंग जो आएगी वो ईएमएफ आएगा। राइट, अब मैं बाहर कुछ जोड़ देता हूँ, बाहर एक सर्किट ऐड कर देता हूँ, इस बैटरी पे कुछ सर्किट अटैच कर देता हूँ, एक रेजिस्टेंस मैंने जोड़ दिया आर। अब देखो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगा। अब मुझे बताओ कि अब जो वोल्टेज मिलेगी ना इसके टर्मिनल के अक्रॉस, वो बेटा V मिलने वाली है, और वो V आप बोल रहे हो कि वो V जो वोल्टेज है वो ईएमएफ से कम होगी। सही बात है? Yes, sir. तो ये क्यों हुआ, अब बताओ। सर अब वो रेजिस्टेंस था ना, तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया. कौन सा रेजिस्टेंस? वो एक्सटर्नल वाला. नो बेटा, एक्सटर्नल से रेजिस्टेंस से वोल्टेज ड्रॉप थोड़ी होती है। वो तो उसके ड्रॉ उस जो, एक बात बताओ, जो इसके थ्रू वोल्टेज ड्रॉप होगी उसको तो मैं काउंट कर ही रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने तो अपना जो जो वोल्ट मीटर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव पे डायरेक्टली जोड़ दिया ना। Yes, sir. तो उसमें जो ड्रॉप होगा उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा रीडिंग पे। ड्रॉप कहाँ हुआ है? अब तो तुम्हें हिंट भी दे दिया यार, बताया भी था मैंने। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी करके कुछ होता है। यस सर. तुम्हें कितने प्यार से समझाया था मैंने कि जब फोन चार्ज होता है तो फोन गर्म होता है, बैटरी चार्ज होती है तो बैटरी गर्म होती है। यस सर. चार्ज वो गर्म क्यों होती है? क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और वो जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अंदर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। एक फॉर्मूला नहीं बताया था यार आपको, V इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला देखो याद करो, V इज इक्वल टू EMF माइनस करंट इन द सर्किट टू RI, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको RI नहीं बोलते, इसको छोटा R ही बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा अच्छे से याद आएगा कि भाई जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, जो ये जो फॉर्मूला जो था, EMF माइनस करंट इन द सर्किट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला याद आया? यस सर. और ये Yes, sir. ये IR है, ये है आपका वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड सेल। क्या करते हो यार, भूल जाते हो तुम लोग। ठीक है, तो ये था आपका, क्या था? बैटरी। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट ही भूल गए कहाँ से शुरू करा था। हाँ, तो ये मैंने आपको ईएमएफ बता दिया था, और ये यहाँ से वोल्टेज। तो बात ये थी कि आपको कंपेयर करा रहा था, फिर मैंने पूछ लिया क्वेश्चन कि ईएमएफ और वोल्टेज में डिफरेंस बता दो, तो आप नहीं बता पाए, कोई बात नहीं। अब याद रख लो कि ये वाली बात। यस सर. Yes, sir. उम्मीद नहीं है मुझे अब तुम्हारे से, तुम इतना भूल जाते हो यार। क्या नशे कर रहे हो, मुझे भी दो यार, मैं भी ऐसे भूल जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो 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 ये E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये कल मैंने आपको बताया था जनरेटर के फॉर्म में। अब उसी को वोल्टेज के फॉर्म में लिख दे तो V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटा, यहाँ पे V और EMF में क्या डिफरेंस आएगा? क्योंकि देखो जनरेटर के अंदर एक कॉइल होती है कि नहीं होती है?
यस Yes, सर sir. उस कॉइल के अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? Yes, होगा sir. होगा। तो जनरेटर भी क्या होगा, जब एनर्जी प्रोड्यूस करता रहेगा, जब उसमें बाहर से कोई चीज जोड़ोगे तो क्या जनरेटर गर्म होगा? यस सर Yes, होगा। sir. होगा। तो उसी वजह से जो 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 अंदर हीट लॉसेस होंगे ना उस कॉइल के अंदर, इंटरनल जो कॉइल है, जो आपकी कॉइल रोटेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस कॉइल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से उसमें कुछ इंटरनल लॉसेस होंगे और वही कारण बनेंगे ईएमएफ को ड्रॉप कराकर वोल्टेज तक लाने के लिए। समझ गए? तो बैटरी में यस भी सर इंटरनल रेजिस्टेंस था, ठीक उसी प्रकार से जनरेटर या फिर एसी सोर्स की जो कॉइल होगी उसमें भी उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। समझे? यस और Yes, sir. इसी कारण से तुमने देखा होगा कि जनरेटर जो जहां भी चलता रहता है उसके साथ पंखा भी लगा रहता है उसके पीछे, उसी की चैचिस के अंदर अंदर एक पंखा सा लगा रहता है। मोटर जो होती है, आप देखा होगा, पानी पानी की मोटर होती है, उसके सामने एक फैन सा लगा रहता है जो मोटर पे हमेशा हवा मारता रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर हीट जो होगी उसको बाहर फेंकने के लिए। हाँ जी काजल। Sir, screen नहीं सर दिख रही. स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही वो यार, स्क्रीन दिखाएंगे अभी। मुझे दिखती रहती है स्क्रीन, अब अब दिख रही दिख रही है सर दिख हाँ रही है सर अब ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये आपको कल बता दिया था। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी अब आपको समझ आ जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों आया ये बताओ? क्योंकि डायरेक्शन अच्छा ये बताओ, अभी बात कर रहे थे ना, अल्टरनेटिंग का सोर्स कहाँ से है? रोटेशन से आ रहा है ना। यस सर तो Yes, उस sir. रोटेशन की कुछ एंगुलर रोटेशन की वो होगी ना स्पीड। Yes, sir. तो यस वही सर जन्म देती है किसको? वोल्टेज के साइन को। भी वोल्टेज किधर भगेगी, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव की तरफ की क्या? तो उसी फ्रीक्वेंसी से आया आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना जब भी हम एसी क्वेश्चन करेंगे ना, तो अगर कहीं अटक जाओ तो ये थोड़ा सोच के चलना कि यार ये वोल्टेज का सोर्स क्या रहा होगा, है ना। जैसे बैटरी, हम सोचते थे कि बैटरी जोड़ दी हमने उस पे रजिस्टर पे, तो क्या कंडक्शन होगा, को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये सब सोचते थे, राइट। और यहाँ पे सोचेंगे कि कोई एसी जनरेटर लगा हुआ है, अच्छा वो रोटेट कर रहा होगा, उसमें ऐसे ओमेगा आ रहा होगा, इतने टाइम की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली साइन चेंज होगा। और वी एम क्या होता है? वी एम इज द मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो वी एम जो है, देखो वी एम और ई नोट। वी एम मतलब वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, वोल्टेज की यस मैक्सिमम वैल्यू। और इसी को क्या मैक्सिमम बोलते हैं बच्चों? आगे बताएंगे इसको क्या बोलते हैं मैक्सिमम पीक वैल्यू को। वैल्यू पीक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड। यस सर अरे साउंड वेव्स नहीं पढ़ा तुमने 11th में? Yes, sir. एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू। यस अब ये चीजें तुम्हें समझ आ गई, ये एसी का एक जनरल डायग्राम हो गया। ठीक है, अब ये डायग्राम मैंने कल भी ड्रॉ किया था, आप याद करो जब मैं जनरेटर पढ़ा रहा था। ये देखो यहाँ पे कितनी दूरी, कितने टाइम के लिए ड्रॉ किया गया है, कितने रोटेशन के लिए ड्रॉ किया है? अच्छा मुझे सर बताओ ओमेगा टी क्या होता है? तो वो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, ठीक है ना। ओमेगा इंटू टी क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। क्योंकि देखो एंगुलर वेलोसिटी है ना बेटा, ओमेगा क्या होता है? थीटा बाई टी। तो थीटा यस इज सर इक्वल टू, है ना। तो यहाँ से आपका जो ओमेगा है वो क्या है? थीटा है। तो मुझे बताओ कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ बनाए बेटा? 2 पाई तक के लिए, है ना। यस 2 पाई का मतलब सिंगल रोटेशन, सिंगल रोटेशन ऑफ द शाफ्ट, रोटेशन सिंगल रोटेशन ऑफ द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर। तो यहाँ से देखो 0 से पाई और पाई से 2 2 पाई। पाई ठीक है, थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें? बिल्कुल लग रहा है ना। कुछ तो लोचा है, ये पाई गलत जगह पे ड्रॉ रखा है, इधर उधर हो गया मामला। नहीं सही है, सही है। अपना 2 पाई इधर नहीं है, अपना 2 पाई यहाँ तक है, ये है 0 से 2 पाई। और ये फिर एक और 90 उसमें ऐड हो गया, यानी कि ये पाई बाई 2 और ऐड हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ आपको अगर देखो तो 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, यहाँ देखो तो ये 270 डिग्री, और ये 2 पाई मतलब 360 डिग्री, और फिर उसमें 90 और जोड़ो, तो ऐसे हो रहा है। तो सिंगल रोटेशन पे अगर फोकस किया जाए तो सिंगल रोटेशन का ये है, 0 से गया मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर नेगेटिव के मैक्सिमम पे,
फिर नेगेटिव के मैक्सिमम से फिर से 0 पे। तो ये है बेटा प्लॉट इसका अपना ग्राफ। तो ये समझ आया आपको? यस सर। यस सर। तो वोल्टेज समय के साथ यानी कि ओमेगा टी यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ बदल रहा है। तो ये हमें बेसिकली यहाँ से समझ आता है। ठीक है जी, चलो अब हमें ये आइडिया लग गया व्हाट इज एसी, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये भी पता चल गया। ठीक है, एम्पलीट्यूड Vm इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर एम्पलीट्यूड Vm देखना हो तो क्या होगा, नेगेटिव साइड में देख लो चाहे पॉजिटिव साइड में देख लो, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ये रही, दिस इज Vm। या नेगेटिव में देखोगे तो भी नेगेटिव में भी देख सकते हो, ये भी Vm ही होगा बट नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस Vm। ठीक है, तो ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है। सिमिलरली करंट के लिए भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो कल ड्रॉ करेंगे जब क्या बोलते हैं फेजर डायग्राम पढ़ेंगे, तब आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि ये कैसा है। ठीक है, ओके। अब एक बेसिक सवाल है, ओपन क्वेश्चन, ये थोड़ा सोचो और मुझे बताओ, व्हाट डू यू नो व्हाई वी प्रेफर एसी ओवर डीसी। पहले तो ये बताओ कि हमें एसी वोल्टेज, एसी इलेक्ट्रिसिटी सही है हमारे लिए कि डीसी सही है? एसी। सोच के बताओ, जो सबसे बढ़िया आंसर देगा उसको शाबाशी मिलेगी। बढ़िया, बताओ बेटा। सर अगर हम एसी यूज करते हैं तो वो उसमें करंट जो होगा वो ऑल्टरनेटिव मैनर में आएगा। मान लो किसी को शॉक लग गया तो वो डायरेक्ट करंट अगर वो जहाँ से जनरेट हो रहा है वो डायरेक्ट करंट वाला अप्लायंस है तो वो टाइम नहीं मिलेगा। किस चीज का टाइम नहीं मिलेगा? शॉक को उससे हटने का। अच्छा मुझे बताओ, चलो हमारे लिए एसी फायदेमंद है कि डीसी? चलो ये बताओ कि हमारे आसपास जो डिवाइसेस हैं, क्या सारे के सारे डिवाइसेस एसी करंट पे चलते हैं? क्या सारे के सारे डिवाइसेस डीसी पे चलते हैं? बताओ। एसी क्या करंट कुछ, पे सब या कुछ एसी पे और कुछ डीसी पे चलते हैं? सर, कुछ एसी और कुछ डीसी। कुछ एसी पे और कुछ डीसी पे चलते डीसी हैं। पे। तो देखो कुछ डिवाइसेस तो ऐसे हैं बेटा जो केवल और केवल डायरेक्ट करंट पर ही चल सकते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जैसे कि आपका फोन हो गया, कैलकुलेटर हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना। ये सभी के सभी डिवाइसेस जिनमें सिलिकॉन चिप लगी हुई है, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर चिप लगी हुई है, वो सारे के सारे किस पे चलेंगे, डीसी पे। डीसी पे। डीसी पे। फोन की मेमोरी, मेमोरी कार्ड, फोन का प्रोसेसर, फोन की डिस्प्ले, जिनमें भी सिलिकॉन चिप लगी है, जिसमें भी सेमीकंडक्टर डिवाइस लगा है, वो सारे डायरेक्ट करंट पे चलेंगे, है ना। तो Yes. तो ये चीज हम ना और थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, बिल्कुल लास्ट चैप्टर, उसमें आपको पता चलेगा कि भाई डायरेक्ट करंट का होना ही क्यों जरूरी है। और कुछ डिवाइसेस हैं जिनको एसी पे चलाना आसान है, जिनको एसी के ऊपर बनाना बहुत इजी है। जैसे कि क्या हो गया, कितने बच्चे गांव से आप लोग, हिमाचल वाले होंगे काफी लोग। Yes, sir. नहीं भी होंगे तो तुमने वो देखा होगा यार, खेत वेत में जो बड़ी मोटर रहती है पानी पंप करने के लिए, देखी है? यस सर। सर बहुत बड़ी रहती है, बहुत वजन रहता है उसमें। यस सर। Yes, sir. सोचो उसके अंदर अगर हमें चुंबक लगाने पड़ जाए बड़े बड़े 10-10 किलो के, तो क्या वो सारी दुनिया का कबाड़ा अपने ऊपर चिपका लेगी? Yes, sir. यस सर। तो अगर वो डीसी मोटर होती ना बेटा, तो वो क्या होती, उसके अंदर हमें बड़े बड़े चुंबक लगाने पड़ते। अब अच्छी बात यह कि वो एसी मोटर है, तो इसलिए हमें वहां पे ये बिना किए सस्ते में जुगाड़ निपट जाता है। बताएंगे आपको थोड़ा धीरे धीरे। तो कुछ डिवाइसेस है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ डिवाइसेस हमारे एसी पे बढ़िया चलते हैं और कुछ डीसी पे बढ़िया चलते हैं। पर फिर भी है ना, कोई कोई चीज है जो, कोई कुछ कुछ प्रॉपर्टीज एसी की ऐसी हैं जो हमें डीसी के ऊपर उसको प्रेफरेबल बनाती हैं। ठीक है, तो उनको जानते हैं, व्हाई वी नो, व्हाई वी प्रेफर अल्टरनेटिंग करंट ओवर डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये जानते हैं। तो कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं। इजी एंड एफिशिएंट कन्वर्जन,
इजी एंड एफिशिएंट कन्वर्जन फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर। देखो अभी आपको बताया था मैंने, जब मैं आपको क्या पढ़ा था बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको बताया था पावर ट्रांसमिशन, और उसमें बताया था कि पावर का फॉर्मूला हमारा क्या आया था, P इज इक्वल टू वी आई, या P इज इक्वल टू वी आई आया था, फिर आई स्क्वायर आर आया था, वी स्क्वायर बाई आर आया था, ठीक है। यस सर। फॉर्मूले आए थे, इसमें हमने पावर लॉस निकाला था जो आई स्क्वायर आर टी होता है। तो मैंने आपको बताया था कि बेटा फॉर एफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन करंट को हमें कम करना पड़ेगा और वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने एक डिवाइस यूज किया था जिसको क्या बोला था हमने, ट्रांसफार्मर, है ना। यस सर। ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन देखो अभी तो हट गया है सिलेबस से, लेकिन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज होता है। एक प्राइमरी कॉइल होगा और एक सेकेंडरी कॉइल होगा। सेकेंडरी। तो एक इसके थ्रू कुछ ईएमएफ दोगे, मान लो E1, तो इस प्राइमरी कॉइल के थ्रू एक ईएमएफ दिया, तो इसमें क्या होने वाला है, करंट जनरेट होगा। उस करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल से एसोसिएट होगा, और फिर दूसरे कॉइल के एंड पे मुझे एक दूसरी वैल्यू ऑफ मान लो ईएमएफ मिलती है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कल पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी करंट पे होगा कि डीसी पे होगा? डीसी का। कुछ भी मत बोलते जाओ, सोच के बोलो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब होता है, जब फ्लक्स चेंज होगा कि कांस्टेंट रहेगा? सर चेंज होगा। सर चेंज होगा। चेंज होगा। होने के लिए करंट को कांस्टेंट रहना पड़ेगा कि चेंज होना पड़ेगा? तो करंट को भी चेंज होना पड़ेगा। और करंट चेंज एसी में होता है कि डीसी में होता है? एसी में। तो इंडक्शन का प्रिंसिपल है ना, वो अल्टरनेटिंग करंट पे ही पॉसिबल है। तो आप देखो जब वोल्टेज बढ़ा रहे हो वोल्टेज घटा रहे हो, तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ एसी करंट। एसी करंट। भाई अगर तुम लोग क्या करते, मान लो तुम्हारा डीसी में वोल्टेज डेवलप होती ना पावर प्लांट पे, ये आपका पावर प्लांट है, अगर यहाँ पे तुम्हारी एनर्जी डीसी में डेवलप होती पावर प्लांट में डायरेक्ट करंट, तो क्या होता है, वायर में आप वोल्टेज नहीं बढ़ा पाते, और वोल्टेज मान लो ये 100 वोल्ट पे शुरू होता, तो मुश्किल से ये 1 किलोमीटर बाद 0 वोल्ट हो जाता। इतना एनर्जी लॉस होता, इतना एनर्जी लॉस होता। तो फिर आप हजारों लाखों किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर, लाखों तो नहीं, हजारों किलोमीटर दूर एनर्जी कैसे पहुंचाते? नहीं पहुंचती ना। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, बिकॉज ये इजी एंड एफिशिएंट कन्वर्जन है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग। ठीक है, ठीक है, एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा देखो, ये इकोनॉमिक ट्रांसमिशन, इसका रीजन ना एक और बताता हूँ, एक चीज आएगी आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू से रिलेटेड है ये, कि जो डायरेक्ट करंट है उसकी हमेशा वैल्यू क्या रहने वाली है बेटा, फिक्स। देखो अगर मुझे पता है पावर लॉसेस जो हैं वो कितने हैं, पावर लॉस आई स्क्वायर आरटी। अब यार टाइम मान लो कि मैं 2 घंटे पावर दे रहा हूँ, तो ये 2 घंटा तो फिक्स रहेगा। रेजिस्टेंस ऑफ वायर ये भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो पावर लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। ठीक है, अब देखो अगर मैं डीसी करंट ले रहा हूँ, तो डीसी करंट की यार एक फिक्स वैल्यू रहेगी और वो कांस्टेंट रहेगी टाइम के साथ। ये डायरेक्ट करंट है। और अगर एसी करंट होगा, तो एसी करंट में एक चीज होती है यार, एसी करंट को अगर मैं ड्रॉ करूं, तो एसी करंट ऐसे होगा। तो एसी करंट की जो एवरेज वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। ठीक है, लेकिन वो 0 नहीं लेते हम, उसका भी एक तरीका होता है, उसको ऐसे लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं दोनों साइड। तो ये बीच वाला एरिया है ना, इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो जो आरएमएस आएगी ना, रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू, ये वैल्यू इस डायरेक्ट फिक्स करंट से कम होगी। तो कम होगी तो फिर पावर लॉसेस भी एसी के अंदर क्या होंगे, कम होंगे। तो इजी एंड एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ पावर ड्यू टू वेरिएबल करंट। तो ये भी आपका क्या है, इकोनॉमिक ट्रांसमिशन हो रहा है। पहला तो क्या था कि कन्वर्जन ही तब पॉसिबल हो पाया, वोल्टेज बढ़ाई इसलिए पाए क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। और अगर ये भी, अगर मान लो तुमने किसी तरीके से 10,000 20,000 वोल्ट पे डायरेक्ट करंट भी बना लिया,
तो भी फिर बाई पावर लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी जो इफेक्टिव वैल्यू है वो ज्यादा होती है करंट की। ठीक है, अब तुमने जो अब तक सीखा उसके बेसिस पे मुझे इसका आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज क्लासेस जिनका आंसर है हैंड रेज कर लेना। बताओ बेटा। ऑप्शन बी। अल्टरनेटिंग करंट है। बी ऑप्शन। सेकंड अल्टरनेटिव करंट है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन बदल रहा है ना। करंट यस क्या है, सर। इस टाइम में पॉजिटिव है या नेगेटिव हो गया, फिर ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रहा है, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक बार नेगेटिव में, एक बार पॉजिटिव में, एक बार नेगेटिव में, दैट मींस इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन। तो मतलब क्या हो गया, ये अल्टरनेटिंग करंट। पहला वाला है नो सर। नो सर। क्या, देखो तो इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, पर क्या Yes. इसका डायरेक्शन बदल रहा है? नो सर। नो सर। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रह रहा है। यस थर्ड वन में बताओ, ये तो 0 सही। भी नहीं हो रहा। यस नहीं सर। सर। Positive। अच्छा, इसमें से कोई डायरेक्ट करंट भी है? नो सर। भाई नो देखो, डायरेक्ट सर। करंट नहीं है इसमें, ये नॉन एसी है, नॉन एसी बोल सकते हैं, नॉन अल्टरनेटिंग। ये अल्टरनेटिंग है, ये भी नॉन अल्टरनेटिंग है। बट इसमें से ना किसी को हम डायरेक्ट करंट नहीं बोल सकते, क्योंकि यार उसमें तो फिर मैग्नीट्यूड भी आपका फिक्स ही रहना चाहिए, है ना। यस सर। सर। तो नहीं बोल सकते। अच्छा, और एक और ड्रॉ करें, मान लो ऐसा कि क्या ये आपका अल्टरनेटिंग करंट है? यस सर। यस सर। और इसका स्पेशल नाम बताया था, क्या था? स्क्वायर। सर। समझ गए, अब आप लोगों को आइडिया लग चुका है, बेसिक आइडिया आपको लग चुका है, ठीक है, ओके। तो ये नॉन अल्टरनेटिंग है, पॉजिटिव में जा रहा है, ये अल्टरनेटिंग अपना है, और ये थर्ड वन, ये भी नॉन अल्टरनेटिंग है, ठीक है। अब आ गया वो एसी वोल्टेज अप्लाइड टू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो एक रेजिस्टेंस होगा, उसके ऊपर हम लगाएंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी या वी एम साइन ओमेगा टी, है ना। तो इसको वी नॉट साइन ओमेगा टी भी बोल सकते हैं या वी एम साइन ओमेगा टी। तो मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज एट एनी टाइम इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है बेटा, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, टी पे डिपेंड करेगा कि एंगुलर पोजीशन क्या है ना। तो टी पर ही डिपेंड करेगी साइन थीटा की वैल्यू, और उसी पर डिपेंड करेगी वी की वैल्यू, है ना। आउटपुट की वैल्यू भी टी पर डिपेंड करेगी। तो समय के साथ फाइनल वैल्यू ऑफ वोल्टेज बदलता जाएगा। तो ऐसा हमने पावर सोर्स लगाया किस पर, प्योर रेजिस्टेंस पे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो इसी को बोला अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, अब होगा क्या, देखो एक चीज यहाँ भी नोटेड है, ये देखो बेटा ना, एक्चुअली ये टाइम स्टैम्प है, ये वोल्ट, ये है ना, मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया है पीपीटी को। तो इसमें कुछ कुछ स्लाइड्स ना आपको जरूरी नहीं हर एक स्लाइड पढ़ना, ये बेशक से मत पढ़ना, डायरेक्टली आप यहाँ से फिर सीधा फाइनल डायग्राम पे आ जाओ, चाहे तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। इसमें स्टेप वाइज स्टेप ऐड किया गया है। तो ये एक बार देखो, ये एनिमेशन था वैसे तो, और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली उसको एक्सपोर्ट कर लिया, तो इस वजह से आपको एक एक स्लाइड में एक एक चीज इंट्रोड्यूस हो रही है, ठीक है।
तो सेकंड चीज देखो यहाँ पे क्या है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो जो वी आर है, ये वी आर क्या है, ये वी के बराबर ही है। वी आर इज नथिंग बट वी, क्योंकि वोल्टेज सप्लाइड बाय द एसी सोर्स इज नथिंग बट वी, और यही वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर के बराबर है। तो वी आर इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर। और ये इंस्टेंटेनियस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दिस वोल्टेज चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, as the time changes so the voltage also changes। तो इसी यही खासियत है किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की। तो इसी वजह से हमें पता चला कि यार ये अल्टरनेटिंग करंट है, इस वजह से वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द रजिस्टर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डायरेक्ट करंट में हमारा कांस्टेंट था, तो हम डायरेक्टली क्या करते थे, ओम्स लॉ लगा के करंट निकाल लेते थे। करंट कैसे निकलता था, I इज इक्वल टू वी बाई आर। यहाँ पे क्या है, वी है, इंस्टेंटेनियस है, तो हमें इंस्टेंटेनियस करंट भी मिलेगा। जैसी वैल्यू वोल्टेज की, ठीक वैसी ही वैल्यू करंट की, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो बेटा देखो यही बात आपको बताई कि ये जो है इंस्टेंटेनियस जो है ये सेम होगी ये वैल्यू। तो इस सेम होने की वजह से फिर मैं क्या करूंगा, मैं किरचॉफ्स लॉ लगाऊंगा, और इसका ना फाइनल इक्वेशन पे चलते हैं, वहां पे आपको सही से समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाना सीधा, बाकी सब कुछ छोड़ दो, इनका ये बीच में ना कंफ्यूजन पैदा करेंगे आपको। मैं फाइनली इनको हटा भी दूंगा, जो अभी नोट शेयर करूंगा ना उसमें से इन स्लाइड्स को हटा दूंगा। ठीक, तो जो जो स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है खाली वो रहेंगी। तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं भाई इधर। अब यहाँ देखो आप, ये रेजिस्टेंस, इतनी बात समझ आ गई ना क्या क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, ये स्लाइड्स क्यों। यस Yes, sir. सर। तो यहाँ देखो, अब हमने मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस का मतलब है कि भाई हम करंट की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो वोल्टेज सोर्स हमने लगा दिया अक्रॉस दिस रजिस्टर आर, और इसकी वजह से क्या होने वाला है जी, इसकी वजह से क्या होगा बोलो। सर रिपीट करना। ये रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज सोर्स लगा है, वोल्टेज वेरी करेगी, तो करंट के साथ क्या होगा, वो भी वेरी करेगा। सर वो भी वेरी करेगी। ठीक है। तो भाई देखो, किरचॉफ्स लॉ लगाया तो हमें पता चला कि V माइनस वी आर इज इक्वल टू जीरो। वोल्टेज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया KVR, तो वहां से पता चला V माइनस वी, तो सोर्स वोल्टेज माइनस ड्रॉप वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। तो पॉजिटिव टर्मिनल से चले, इधर आए तो ये माइनस हुआ, इधर आए तो जीरो हो गया। तो यहाँ से पता चलता है कि यार वोल्टेज सप्लाइड बाय द सोर्स इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, वो हमें वैसे भी दिख रहा है। ठीक है, अब हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, यस सर। V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से करंट क्या आ जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं भाई I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आई एम क्या है, वी एम बाई आर। मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट। तो करंट और वोल्टेज दोनों एक ही समय पर मैक्सिमम होंगे, जबकि जिस टाइम पे वोल्टेज मैक्सिमम होगा उसी समय करंट भी मैक्सिमम रहेगा। तो यहाँ से मुझे एक चीज पता चलती है कि भाई करंट की इक्वेशन जो आएगी वो आएगी आई एम साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज की क्या थी, वी एम साइन ओमेगा टी। तो करंट की वैल्यू निकालनी हो प्योरली रजिस्टिव सर्किट में, तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट के अंदर आई एम इज इक्वल टू, सॉरी आई इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इनटू साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है आई एम एंड वी एम, ये दोनों एक ही टाइम पे होंगे। एक ही टाइम पे होंगे, ठीक है। आई एम एंड वी एम दोनों एक ही समय पर होंगे, एक ही समय पर इनकी मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि करंट एंड वोल्टेज आर मैक्सिमम एट द सेम टाइम, करंट एंड वोल्टेज आर मिनिमम एट द सेम टाइम, करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज, सेम फेज। ठीक है, ये टर्म याद रखना, कल काम आएगी। करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज इन प्योरली रजिस्टिव सर्किट। प्योरली रजिस्टिव जो सर्किट होगा उसमें करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होंगे। एक ही फेज का मतलब
कि जब करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज भी मैक्सिमम होनी चाहिए, जब करंट मिनिमम होगा तो वोल्टेज भी मिनिमम होनी चाहिए, या फिर उल्टा बोलें कि वोल्टेज मैक्सिमम है तो वही कारण बनेगी मैक्सिमम करंट का, जब वोल्टेज मिनिमम है तो वही कारण बनेगी मिनिमम करंट इन द सर्किट का। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो वेरी कर रहा है, साइन के अकॉर्डिंग करंट भी, साइन के अकॉर्डिंग वोल्टेज भी, और दोनों ही सेम फेज में, यानी कि ओमेगा टी ही ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी सेम साइन फॉलो कर रहे हैं, सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सेम फेज में है। तो यही कहलाया क्या, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, जिस पर आपने बाहर से एसी वोल्टेज सोर्स लगाया तो उसमें जो करंट आया दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये चीजें आपको यहाँ से समझ आनी चाहिए। क्या ये समझ आया, ये स्टेप्स आपको समझ आए किरचॉफ्स? यस सर। यस सर। किरचॉफ वोल्टेज लो को तो छोड़ भी दो, वो तो हमें दिख ही रहा है यार, वोल्टेज इतनी देगा वो रजिस्टर में ड्रॉप हो जाएगी, बस खत्म बात। तो यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लो, डायरेक्टली हमें आंसर मिलता है। तो आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई आर। ठीक है बेटा, यस सर। चलो अब देखो ये सेम फेज वाला फंडा यहाँ से भी क्लियर होगा आपको। यहाँ देखो यार कि एक गिवन टाइम पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इधर, ये देखो ओमेगा टी का मतलब होता है यार थीटा, है ना, किसी गिवन टाइम पे या किसी थीटा पे। यहाँ देखो यहाँ पे एक ही वैल्यू, जो वैल्यू थी उसी पे करंट भी मैक्सिमम है और वोल्टेज भी उसी समय मैक्सिमम है। ठीक है, जब मिनिमम की बात करें तो एक ही टाइम है, एक ही थीटा की वैल्यू जहाँ पे करंट भी मिनिमम है और वोल्टेज भी मिनिमम है, और इनका ट्रेंड भी सेम है, इनका ट्रेंड भी सेम है। तो इसी को बोलते हैं कि यार दे आर इन द सेम फेज, है ना, करंट और वोल्टेज एक ही तरीके से चल रहे हैं। अपोजिट फेज भी आएगा बट दैट विल नॉट बी इन द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, जब रेजिस्टेंस की जगह साथ साथ और भी कुछ जुड़ेंगे ना, जैसे कैपेसिटर जुड़ गया, इंडक्टर जुड़ गया, तो आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम होगी उस समय करंट मिनिमम होगा, जिस समय करंट मिनिमम होगा उस समय वोल्टेज मैक्सिमम होगी। ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो फिर उस समय देखेंगे कि कौन सा क्या है क्या नहीं है ना, वो सब भी देखेंगे। तो यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दी। अब देखो सम ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट वैल्यूज ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। अगर मैं सभी की सभी वैल्यूज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का मतलब क्या है, जो ग्रीन कलर का प्लॉट है इस पर जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी डेटा पॉइंट्स है, दे आर नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वैल्यूज एट ए गिवन टाइम, वो वैल्यू है करंट की, तो उसी को बोला इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इन सबको अगर आप जोड़ते हो तो कुछ जितनी वैल्यू आपको पॉजिटिव साइड में नजर आएगी उतनी ही वैल्यूज नेगेटिव में नजर आएंगी। उन सबको जोड़ दोगे तो नेट वैल्यू क्या मिलने वाली है बेटा? जीरो। जीरो। क्योंकि जितना एरिया आपका पॉजिटिव साइड में उतना एरिया नेगेटिव में भी है, तो इन सबको जोड़ने से आपको जीरो मिलने वाला है। इससे आपका ये पॉइंट जो है ना, सम ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट वैल्यूज इन वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। ठीक है, तो इसी से एक चीज और भी पता चलती है कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का नेट मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो अपनी ही जगह पर इधर उधर हो रहे हैं। समझ गए? यस सर। भाई जब करंट पॉजिटिव साइड में जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन एक दिशा में मूव कर रहे थे, जैसे ही करंट ने डायरेक्शन बदला इलेक्ट्रॉन ने भी पलटी मार दी, है ना। ठीक है, अब पावर की बात करें, पावर डेवलप्ड इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो पावर क्या होगा, देखो एवरेज करंट जीरो है, पर इसका मतलब क्या पावर भी जीरो होगी? मैंने सबसे पहले आपको यही आंसर किया था कि भाई करंट जीरो है, क्या पावर ट्रांसमिशन हो पाएगा? सर हीट तो जनरेट होगी ना। वही वही तो बोल रहा हूँ, तो पावर ट्रांसमिशन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे ऑसिलेट तो करेंगे ना। हाँ, अपनी जगह पर मूवमेंट तो करेंगे, और भीड़ में आप भागोगे तो कोलिजन तो होगा ही यार, है ना। यस सर। तो इसलिए मैंने आपको वो कहानी समझाई थी इस क्वेश्चन के लिए कि अगर एवरेज करंट जीरो आ गया मेरा, जो कि मुझे दिख भी रहा है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का एवरेज लूंगा तो जीरो आ रहा है, समझ गए। यहाँ से मुझे ये भी पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का जो नेट मोशन तो नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे इधर उधर भाग रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि पावर भी जीरो हो गया? बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं, नो सर। क्योंकि पावर किसका है, एनालॉगस है। पावर बेटा एनर्जी को दिखाता है, पावर किसको दिखाता है? एनर्जी। एनर्जी को। और एनर्जी तो वहाँ यूज हो ही रही ना इलेक्ट्रॉन्स को वो करने में, और उसके बाद उनका कोलिजन। तो ये तरीका आपको कहीं वैसे नहीं मिलेगा, मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आपको बुक वगैरह में नहीं मिलेगा ना, शायद किसी के लेक्चर में ऐसे बताया होगा।
बट मैं आपको समझाने के लिए वो पूरा बताया उसको कि भाई इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे जा ही रहे हैं ना, तो पावर बिल्कुल ऐसा नहीं बोलोगे कि भाई नेट करंट 0 आ गया तो पावर 0 ना, गलत बात। इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला क्या था, हम पढ़ रहे थे डीसी वाले में, आई स्क्वायर आर, RT। आई स्क्वायर आर टी तो हीट हो गया, लेकिन पावर Yes क्या, sir। आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर है, लेकिन यहाँ पे करंट की जगह मैं क्या रखूंगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का फॉर्मूला जो कि है आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। तो आई नॉट या फिर आई एम लिख दो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इनटू साइन ओमेगा टी, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साथ में रेजिस्टेंस आर को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आपको पावर का जो फॉर्मूला ये मिल जाता है, आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, अब एवरेज वैल्यू ऑफ पावर, ये तो आपकी आ गई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर का फॉर्मूला जो आया आई स्क्वायर आर लगा के, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का फॉर्मूला उसमें रखा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा सर्किट का तो वो आर वैल्यू कांस्टेंट रख दी, ये करने के बाद आपको इंस्टेंटेनियस पावर मिल गई। अब एवरेज वैल्यू ऑफ पावर निकालने तो क्या करना है, उसको टाइम के साथ इंटीग्रेट करके और टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, है ना, साइकिल टाइम या पूरे टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एवरेज। 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 भाई एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे dt टाइम पे पावर p थी, अगले dt पे दूसरी p थी, तीसरे पे तीसरी थी, तो सबको है ना मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐड कर लो और उनका t टोटल टाइम t से डिवाइड कर दो, तो इस तरीके से हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो एवरेज पावर p निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे जो आपको फाइनल फॉर्मूला मिलता है ना, वो देखो इंटीग्रेशन करोगे तो इंस्टेंटेनियस का ये था आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा आर इंटू dt और डिवाइडेड बाई टी, 0 to t इंटीग्रेट किया, इसको 0 to t इंटीग्रेट करेंगे, करके फिर इंटीग्रेशन जो आता है 1 माइनस कोस 2 थीटा, है ना, 1 माइनस कोस 2 थीटा, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा इसमें, इसको सिंप्लीफाई करके फिर आगे और इंटीग्रेशन करोगे, फाइनल सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा यार ये कि कहाँ आ गया अपना फॉर्मूला, ये एवरेज पावर इज इक्वल टू 1/2 आई एम स्क्वायर आर, आई एम स्क्वायर आर मतलब मैक्सिमम करंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू आर, तो ये फाइनल फॉर्मूला मिलेगा एवरेज पावर इन एसी सर्किट। ठीक है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रिजल्ट है कंक्लूजन वही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कराऊंगा फिर से यही फॉर्मूला लिखवाऊंगा, फिर हम ये क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको एक चीज पता चली कि एवरेज पावर जो है वो हाफ आ गई है ना, Yes sir। है ना, तो ये कंक्लूजन है, थोड़ा थोड़ा इन पे ध्यान रखो। और डीसी पावर क्या थी, आई स्क्वायर आर थी, है ना, आई स्क्वायर। और क्या हो गई, हाफ आ गई, ठीक है, मैक्सिमम करंट का हाफ। तो ये सारे हम हो गए। अब इसी चीज को मैंने आपको बताया था कि रूट मीन स्क्वायर्ड बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर्ड आरएमएस, या फिर इसको डिफाइन करते हैं टू एक्सप्रेस एसी पावर इन द सेम फॉर्म एज डीसी पावर। डीसी पावर की तरह अगर मुझे एसी पावर को डिफाइन करना है तो आरएमएस करंट से रिप्लेस कर दूंगा, ये मैक्सिमम करंट था ना, इसको आरएमएस करंट से रिप्लेस कर दूंगा। तो एक टर्म यूज होती है टू रिलेट एसी एंड डीसी, जिसको रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यूज बोलते हैं, ये करंट के लिए भी होगा और वोल्टेज के लिए भी होगा। तो हम जो सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हैं ना आई स्क्वायर आर डीसी के लिए, सिमिलरली इसको भी उससे इक्वेट करेंगे तो जो वैल्यू करंट की आएगी दैट वी विल से कि इट इज आरएमएस वैल्यू। तो मैंने क्या किया, एवरेज पावर को जो कि हाफ आई एम स्क्वायर आर था उसको आई स्क्वायर आर से इक्वेट कर दिया, और वहां पे बोला कि ये डीसी एनालोगस होगा एसी करंट का, डीसी जैसा दिखने वाला एसी करंट का भाई होगा, है ना, उसके जैसा दिखने वाला एनालोगस वैल्यू होगी। तो मैंने आई स्क्वायर आर में आई आर एम एस स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ से आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट आएगी जो हमारी आ गई 0.707 ऑफ मैक्सिमम करंट, यानी कि करंट ऑफ आर एम जो होगा आई आर एम एस वो होगा 0.707 आई एम। ठीक है, अभी और अच्छे समझ आएगा ये कैसे आएगा बताते हैं। एक जो मैंने आपको ऊपर डायग्राम दिखाया था ना, जब पावर ट्रांसमिशन के लिए ड्रॉ कर रहे थे कि भाई इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ पावर हो रहा है, क्योंकि जो एसी करंट है वो पूरा का पूरा इफेक्टिव नहीं होता, डीसी करंट तो पूरा इफेक्टिव होता है, एसी करंट कितना परसेंट काम कर रहा है उसका 0.707, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी करंट का 0.707। तो अगर इसको ड्रॉ करने चले हम, ठीक है, इसको अगर हम ड्रॉ करने चले, यहाँ डायग्राम होगा तो ठीक है, नहीं है डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो एसी करंट है, पहले तो हम यहाँ ड्रॉ करते हैं भाई, यहाँ टाइम टी है, यहाँ करंट आई है। एसी करंट कौन सा होगा कि भाई जो करंट टाइम के साथ क्या करे, वेरी करता है, Very, होगा। अब Very इसको correct। रिप्लेस करना है डीसी करंट से,
तो कैसे रिप्लेस करोगे, एक लाइन खींच दो ऐसे भाई, ठीक है। यस सर। और ये लाइन कितनी होगी, 0.707 ऑफ IM। IM और ये IM क्या है भाई, IM है maximum पीक वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू ऑफ AC AC करंट, करंट। है ना। करंट। तो IM मैक्सिमम वैल्यू ये है, ये यहाँ से ये है IM। तो आपका जो, अगर इस AC करंट को रिप्लेस करके DC करंट का इक्विवेलेंट बनाना है तो वो आपका 0.707 IM के बराबर होगा, समझ गए। यस सर। yes sir यस। तो ऐसा है, अभी और समझ भी आएगा, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे समझ आता है RMS का पंगा। तो अब देखो एक क्वेश्चन आप कर लो फिलहाल, ये इफ RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज दिस देन फाइंड इट्स पीक वैल्यू। करंट और वोल्टेज में सेम फॉर्मूला लगेगा, है ना। RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज गिवन एज दिस, फाइंड इट्स पीक वैल्यू। आ गया आंसर। यस सर। कैसे निकालोगे बच्चों, डिवाइड। वो VRMS इज इक्वल्स टू VM बाई √2 का फॉर्मूला लगाया। √2 1.41 होता है, तो उसको 250 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। ठीक है। तो आपने क्या करा, 0.707 था, इसको क्या करना है, इसको देखो वैल्यू डिवाइड आपको, कर। हाँ डिवाइड कर दो बस वही। तो जो मैक्सिमम वैल्यू इससे ज्यादा आएगी कि कम आएगी, सर ज्यादा आएगी। है ना। तो आपको VM निकालना है, तो 250 डिवाइडेड बाय 0.707, है ना। करो, जो भी आंसर आए वो बताओ। सर 353 आ रहा है। sir 350, 353 आ रहा है 353 आ रहा है, ठीक है। तो सही बात है कि 250 से ज़्यादा आएगा, तो 250 से ज़्यादा वैल्यू, और 353 सीम्स टू बी द राइट आंसर, है ना इसका। तो यार इसका फाइनल आंसर जो है 353.61 आएगा, ठीक है। तो ये वाली स्लाइड में इसका सॉल्यूशन दे रखा है, VRMS इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली अगर करंट पूछा होता तो करंट भी मान लो ऐसे, मान लो मैं इसमें रेजिस्टेंस और दे दूं कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस आपका 10 ओम्स है, तो अब मुझे आप जो है ना आई आई मैक्सिमम वैल्यू बता दो करंट की, बताओ। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दे दिया, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और बता दो बेटा। सर इसी वोल्टेज की वैल्यू लेके। हाँ और क्या, सर्किट तो वही है ना। यस। हाँ तो वही यस। वैल्यू, वही वैल्यू लो।
कैसे करा? सर वो आपने फॉर्मूला लिखवाया था ना, IM इज इक्वल्स टू VM/R, उसमें वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। IM इज इक्वल टू VM/R, ये ठीक है, ये वाला आंसर तो होगा ही होगा। ठीक है बेटा। ये उसके अलावा अगर मान लो ये, हाँ इसी से आ जाएगा ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपका क्या आंसर आएगा फिर? करंट 35.3 एम्पियर्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। यस सर। IRMS निकालेंगे तो RMS वोल्टेज से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 25 ओम। ठीक है जी। Yes, यस। sir. चलो अब एक क्वेश्चन ये है, ये करो। सर स्क्रीन में शोर। नहीं हो रही स्क्रीन शो? स्क्रीन तो शो हो रही है अब तो। नहीं सर, नहीं दिख रही है। सर अब हो गई। है ना, करो। एन इलेक्ट्रिक हीटर। आपकी अगली क्लास भी है क्या? और भी है क्या आज? यस सर। यस सर। कितने बजे है? सर पौने 9। 8:45 पे। 8:45 है। तो एक काम करो, जाओ डिनर कर लो फिर फटाफट, कल पढ़ाएंगे इसको, जाओ। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। जाओ, बाय सर। भूखे मर जाओगे मेरे लिए। बाय सर। सर ने भूखा मार दिया, जाओ भाग जाओ।